छोटी लड़की बारिश से बचने के लिए छज्जे के नीचे छिपी हुई थी। तभी वहाँ से गुजरते एक साधु ने उसकी असाधारण किस्मत को पहचान लिया। उसने देखा कि वह सौभाग्य के तारे का पुनर्जन्म है। उसने एक अमीर आदमी से कहा कि यदि वह इस बच्ची को गोद ले तो उसके घर में अपार धन और समृद्धि आएगी। जाने से पहले साधु ने उसे अपना शिष्य भी बना लिया। उसे एक जेड का लॉकेट दिया और अपनी सारी विद्या उसे सिखा दी। 18 साल बाद वही लड़की अमीर आदमी की बेटी की नौकरानी बनकर रह रही थी। एक दिन अमीर आदमी की बेटी को बचाने के लिए लड़की ऊपर से गिरते गमले की चपेट में आ गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। लेकिन कृतज्ञ होने के बजाय अमीर बेटी ने उस पर अपनी नई ड्रेस खराब करने का आरोप लगाया। अस्पताल में अमीर आदमी को केवल अपनी हल्की सी घायल सगी बेटी की चिंता थी। उसने उस लड़की की ओर ध्यान तक नहीं दिया जो जीवन मृत्यु के बीच झूल रही थी। डॉक्टर ने उसे वीआईपी वार्ड में शिफ्ट करने की सलाह दी, पर परिवार ने मना कर दिया क्योंकि वे उसकी मृत्यु का इंतजार कर रहे थे ताकि उसका सौभाग्य अपने नाम कर सके। डॉक्टर ने कहा कि वह 12 घंटे से ज्यादा नहीं जी पाएगी। यह सुनकर अमीर आदमी खुश हुआ और पूरा परिवार निश्चिंत होकर चला गया। लड़की ने सब कुछ सुन लिया और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तभी चमत्कार हुआ। गुरु द्वारा दिया गया जेड लॉकेट चमका और उसकी जान बच गई। वह जल्द ही स्वस्थ होकर अस्पताल से छुट्टी पा गई। अस्पताल के बाहर उसकी टक्कर एक अमीर उत्तराधिकारी से हुई। वह उसे डांटने ही वाली थी कि उसने तुरंत माफी के तौर पर $1 लाख देने की पेशकश कर दी। लड़की ने अनमने मन से बात वहीं खत्म कर दी। उसे क्या पता था कि वही उत्तराधिकारी दरअसल उसे ही ढूंढ रहा था, क्योंकि वह देश के सबसे अमीर व्यक्ति की खोई हुई पोती थी। जब वह उत्तराधिकारी उसके वार्ड में पहुंचा तब तक वह जा चुकी थी। सहायक द्वारा दिखाई गई तस्वीर से उसे समझ आया कि वही लड़की उसकी तलाश का अंत है और वह तुरंत उसे खोजने निकल पड़ा। उधर लड़की अमीर आदमी के घर लौटी तो देखा कि उसकी पालक माँ उसका सामान बांध रही है और उसे घर से निकालना चाहती है। लड़की अब वहाँ रुकना नहीं चाहती थी। उसने उनसे सारे रिश्ते तोड़ दिए और अपना प्रिय गमला उठाकर घर छोड़ दिया। जैसे ही वह बाहर निकली, पालक परिवार के घर पर छाया सुनहरा प्रकाश काले धुएं में बदल गया और देखते ही देखते काली धुंध ने पूरी विला को घेर लिया। परिवार के सदस्यों को अचानक सिहरन भरी ठंड महसूस होने लगी। उसी समय अमीर उत्तराधिकारी भी वहां पहुंच गया और उसका सामना सीधे उसी लड़की से हो गया। पूरा परिवार दिग्गजों से भरा था और सिर्फ लड़की खुद को निकम्मी मानती थी। पिता इतने बड़े वित्तीय खिलाड़ी थे कि उंगली हिलाते ही कंपनियां सैकड़ों अरब कमा लेती और प्रतिस्पर्धी डूबने लगते। माँ शीर्ष फिल्म स्टार थी, ट्रॉफियां अनगिनत और सुंदरता से पूरी इंडस्ट्री दब जाती। भाई 4 साल की उम्र में कला प्रदर्शनी लगा चुका था, जबकि वह उसी उम्र में टूटे खिलौनों के टुकड़े समेटती थी। घर की काम वाली वांग माँ और चेन अंकल तक साधारण नहीं थे, सब बड़े लोग। बस वह खुद को बेकार समझती थी। हालांकि परिवार उसे बहुत प्यार करता था और उसने इसे मान भी लिया था। तभी एक दिन एक लड़की आई जिसने खुद को सुपरिवार की असली अमीर बेटी बताया और कहा कि बचपन में नर्स ने बच्चों को बदल दिया था। वह शांत रही, मानो उसके पुराने शक सच हो सकते हो। नई लड़की ने शक्ल मिलाने की बात की, अपनी पढ़ाई और अच्छाई गिनाई और उसे निकम्मी खरीदी हुई डिग्री वाली बताया। वांग माँ ने डीएनए जांच का सुझाव दिया और उसी दिन अस्पताल में टेस्ट हुआ। नतीजा 1 महीने बाद आना था। इस बीच नई लड़की घर में रहने लगी। सोचती रही कि परिवार उसकी पहचान को नजरअंदाज कर रहा है। लड़की ने समझाया कि इस घर को सामान्य नजर से न देखे, पर नई लड़की ने इसे डर समझा। नई लड़की ने कुत्ते से घुलने की कोशिश की और कट गई, फिर दोबारा काटी गई और बेहोश हो गई। लड़की और माँ उसे अस्पताल ले गई। रेबीज का दर्दनाक टीका लगा। घर लौटकर माँ ने उसे सजाने की सोची, पर उसे क्रिसमस ट्री जैसा बना दिया। बाद में वह बिस्तर पर पड़ी रही लेकिन चुप न बैठी। रात में उसने माँ के लॉक बॉक्स से हार चुराया, अपना पेंडेंट साथ रखकर लड़की के कमरे में छिपा दिया। सुबह रो रो कर पेंडेंट खोने का नाटक किया और तलाशी में हार और पेंडेंट मिले। सच सामने आया कि हार पिता की पहली प्रेमिका की निशानी था। माँ ने गुस्से में पिता को थप्पड़ मारा और बोतल फेंकी, जो गलती से नई लड़की को लगी। पिता ने मामला शांत करने को हार नष्ट करने और नया गहना दिलाने की बात की और लड़की को ब्लैक कार्ड दे दिया। अस्पताल से लौटकर नई लड़की ने शिकायत की कि माता पिता व्यस्त रहते हैं और शायद बेटी को भूल जाए। लड़की ने माता पिता को बुला लिया। वे आए तो नई लड़की ने कहा वह असली बेटी बनना चाहती है। तभी जांच परिणाम की बात उठी। सबको लगा महीना बीत गया, पर असल में सिर्फ 18 घंटे 37 मिनट हुए थे। कहानी शुरू होती है। महारानी और दरबारी 100 फूलों के भोज में शामिल होते हैं। थोड़ी ही देर में सम्राट दरबार में प्रवेश करते हैं। उनकी नजर उस स्त्री पर पड़ती है जिसके मुंह में अभी खाना है और तभी उन्हें एक अजीब सी तेज गंध महसूस होती है। वे नाक सिकोड़ लेते हैं। पास खड़ा खरवाजा सरा गुस्से में पूछता है कि आखिर उसने क्या खा लिया है जो इतनी बदबू आ रही है। स्त्री शांत स्वर में बताती है कि यह स्टिंकी टोफू है और बहुत स्वादिष्ट है। इतना कहकर वह खुद सम्राट को एक कौर खिलाने की कोशिश करती है। सम्राट पहले उसे सूंघते हैं और घिन से चेहरा बना लेते हैं, लेकिन स्त्री मौका देखकर कौर उनके मुंह में डाल देती है। सम्राट चखते हैं और हैरान होकर कहते हैं कि स्वाद तो बुरा नहीं है। यह सुनकर स्त्री खुद चौंक जाती है और मन ही मन सोचती है कि सम्राट का स्वाद सच में बड़ा अनोखा है। इसके बाद वह उबला हुआ लोसी फेन निकालती है और जैसे ही ढक्कन खुलता है दरबार में मौजूद सभी लोग नाक पकड़ लेते हैं। फिर भी स्त्री जिद करती है कि सम्राट इसे भी छकें। खवाजा सरा लाख रोकता है, लेकिन सम्राट एक कौर छक ही लेते हैं। स्त्री मन में सोचती है कि अब तो उसे ठंडे महल में भेज दिया जाएगा और वह कभी महारानी नहीं बन पाएगी। वह अंदर ही अंदर खुश भी हो जाती है, पर उसे अंदाजा नहीं था कि सम्राट को यह व्यंजन भी बेहद पसंद आ जाएगा। सम्राट प्रसन्न होकर उसे इनाम देते हैं और घोषणा करते हैं कि नई डिश का बड़ा योगदान है, इसलिए 10 संदूक सोना चांदी और 20 गट्ठर कीमती रेशम दिए जाएं और आज से स्टिंकी टोफू और
पड़ोसी फेन शाही भोज में शामिल किए जाएं। ख्वाजा सरा तुरंत आदेश मान लेता है। स्त्री मजबूरी में धन्यवाद कहती है, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं होती। यह देखकर पास खड़ी प्रमुख रानी जल उठती है और आरोप लगाती है कि यह सब उसने जानबूझकर किया है। इतना कहकर वह अपना हुनर दिखाने के लिए नाचने लगती है और बच्चों जैसा गीत गाने लगती है। सम्राट यह सुनते ही मुंह में भरी शराब उगल देते हैं। तभी स्त्री को समझ आता है कि उसका खोया हुआ गीतों का रहस्य प्रमुख रानी ने उठा लिया था और सीख लिया था। लेकिन इस बार सम्राट का स्वाद बिल्कुल सामान्य है और उन्हें बच्चों के गीत बिल्कुल पसंद नहीं आते। उन्हें क्या पता था कि बाकी रानियां भी चुपके से वही गीत अभ्यास कर चुकी हैं। सब मिलकर गाने लगती हैं। इन गीतों को सुनकर सम्राट का सिर दर्द से फटने लगता है और वे आंखें कसकर बंद कर लेते हैं। प्रमुख रानी बाकी रानियों पर चिल्लाती है कि क्या तुम सबने मेरा गीत चुराया है। मंत्री भी आगे बढ़कर कहते हैं कि ये गीत और नाच बहुत बचकाने हैं और दरबार के लायक बिल्कुल नहीं है। यह सुनकर सम्राट और अधिक क्रोधित हो जाते हैं और हाथ में पकड़ा प्याला जमीन पर पटक देते हैं। गुस्से में गरज कर पूछते हैं कि यह कैसी हरकत है। रानियाई हैरानी से कहती हैं कि कुछ दिन पहले तो आपको यही सब पसंद था। अंत में सम्राट आदेश देते हैं कि झाओ युआन के नेतृत्व में सभी अन्य रानियों को गिरफ्तार कर लिया जाए और सबको बंदी बनाकर ले जाए।